हरे कृष्णा एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं साइमुलेशन। साइमुलेशन का मतलब होता है इमिटेट करना। जैसे अगर आपने बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखी होगी तो उसके अंदर आलिया भट्ट एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग ले रही है। एक बात बताओ यार, वो जो ट्रेनिंग ले रही है वो एक्चुअल फ्लाइट के अंदर ले रही है क्या? आंसर इज नो। वो तो एक साइम्युलेटेड वर्जन है फ्लाइट का, जिसके अंदर सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। चाहे पायलट हो चाहे एयर हॉस्टेस हो, इनको डायरेक्टली एक्चुअल फ्लाइट में नहीं भेजा जाता। इनको पहले साइम्युलेटेड वर्जन में ट्रेनिंग दी जाती है और उसी के बाद एक्चुअल फ्लाइट उड़ाने का मौका मिलता है। इन दैट केस ये जो साइम्युलेटेड वर्जन होता है ना, वो पूरा का पूरा सेम दिखता है जैसे एक्चुअल फ्लाइट दिखती है, लेकिन ये उड़ने नहीं वाला। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। अब इसी तरीके से प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही महंगी बहुत ही भारी मशीन है, तो क्या वो उसको डायरेक्टली एक नए वर्कर को थमा देंगे क्या कि भाई तू जा इसमें काम कर? बिल्कुल नहीं। उनको पता है कि ये जो मशीन है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो उसमें वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वो क्या करेंगे, पहले अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे एक साइम्युलेटेड वर्जन के ऊपर, एक मॉडल के ऊपर। और अगर ट्रेनिंग में हमारा वर्कर पूरा सेटिस्फाई हो गया, ट्रेंड हो गया, तभी उसको एक्चुअल में मशीन को इस्तेमाल करने दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो साइम्युलेशन है उसको हम ऑपरेशन रिसर्च के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई जैसे मशीन्स के लिए, फ्लाइट के लिए साइम्युलेटेड वर्जन काम कर रहा है ना, वैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जैसे नया वर्कर आया था, सिमिलर वे में अगर हमको नई स्ट्रैटेजी अपनानी है, तो क्या वो नई स्ट्रैटेजी को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टली लगा देंगे क्या? आंसर इज नो। हम पहले इस नई स्ट्रैटेजी को एक साइम्युलेटेड वर्जन के अंदर टेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे काम कर गया, इन दैट केस हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे, तो इससे जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है और हमको हमारे स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस ईजिली पता चल सकते हैं। ठीक है। साइमुलेशन का मतलब होता है इमिटेट करना। इन जनरल साइमुलेशन की मदद से हम एक मॉडल डेवलप करते हैं जो रियल फिनोमिना को प्रेजेंट करता है और इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड कि जो साइमुलेशन है वो डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है, ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टेक्निक मतलब हम अगर कोई नई स्ट्रैटेजी साइमुलेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस इस स्ट्रैटेजी की वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है वो तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन समझ लो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्या इम्प्रूवमेंट साइमुलेशन की मदद से हो सकता है क्या? नहीं। सिर्फ ये हमको बताता है कि अगर आपने कुछ नए चेंजेस किए तो उससे होगा क्या। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट करना है या ख़राब करना है वो आपकी मर्जी, आप करो, लेकिन साइमुलेशन की मदद से वो नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट, इन साइमुलेशन अ गिवन सिस्टम इज कॉपीड। हमारे पास जो सिस्टम होता है, एक्चुअल सिस्टम होता है, उसको हम कॉपी करते हैं और इसके ऊपर सारे चेंजेस परफॉर्म करते हैं। जो भी हमारे वेरिएबल कंस्टेंट होते हैं उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब चेंजेस परफॉर्म करते हैं। और ये जो चेंजेस हैं वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में किए जा रहे हैं ताकि हम एग्जामिन कर पाएँ कि किस तरीके से हमारा सिस्टम बिहेव करेगा। ठीक। साइमुलेशन 4 फेजेस में किया जाता है। पहले हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई ठीक है ये प्रॉब्लम है, बताओ तुम इससे क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, हम इससे ऊपर उठना चाहते हैं। तो इससे ऊपर उठना चाहते हैं मतलब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमको बताना पड़ेगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर इसकी मदद से एक मॉडल बनाया जाता है, मॉडल को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है। हम यहाँ पे मोंटे कार्लो साइमुलेशन देखने वाले हैं। साइमुलेशन कई डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे हम मोंटे कार्लो दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक साइमुलेशन देख रहे हैं, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटीज़। हम प्रोबेबिलिटीज़ की मदद से, रैंडम नंबर की मदद से यहाँ पे साइमुलेशन करते हैं। ये साइमुलेशन को कंप्यूटर साइमुलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये साइमुलेशन ईजिली कंप्यूटर में भी किया जा सकता है। पर कैसे कंप्यूटर में चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है। देखो, Tanisa, a car rental agency, has collected the following parameters on the demand for 5-seater vehicle over the past 50 days. हमको डेली डिमांड दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 10। नंबर ऑफ डेज मतलब 5 कार्स की डिमांड कितने दिन आई? 4 दिन आई। 6 कार्स की डिमांड 10 दिन आई। 7 कार्स की डिमांड 16 डेज आई। 8 कार्स की डिमांड 14 डेज आई और एट लास्ट 10 कार्स की डिमांड 6 दिन आई। एजेंसी के पास सिर्फ और सिर्फ 7 कार्स हैं। भले हमारे पास डिमांड 8 और 10 की आ रही है, लेकिन मेरे पास तो 7 ही है और मैं कितने रेंट पे दे पाऊंगी? एट द एंड 7 ही कार्स दे पाऊंगी। इसके बाद मुझे रैंडम नंबर दिया हुआ है 15, 48, 71, 56 एंड 90। यूजिंग द रैंडम नंबर मेरे को डेवलप करना है 5 डेज का डिमांड ऑफ द कार रेंटल एजेंसी और कैलकुलेट करना है एवरेज नंबर ऑफ कार्स जो रेंट किए जाएंगे फॉर द 5 डेज। ठीक है।
असेस करो हाउ मेनी रेंटल्स विल बी लॉस्ट ओवर द 5 days, क्योंकि 8 और 10 की भी डिमांड आ सकती है, तो मतलब हमारे रेंटल्स लॉस भी हो सकते हैं, और अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है वो भी आपको बताना है। अब मोंटे कार्लो सिमुलेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप आपका होता है रैंडम रेंज फाइंड आउट करना। रैंडम रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सबसे पहले देखो डेली डिमांड कितनी है। डेली डिमांड इज 5, 6, 7, 8 and 10। नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज, कि ये पर्टिकुलर डेली डिमांड कितने दिन के लिए आ रही है, जिसको हम फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी मतलब जो भी आपका एक्स दिया हुआ है, इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, जो भी हमारा एक्स दिया हुआ है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ डेज मुझे यही बताते हैं कि ये डेली डिमांड कितने नंबर ऑफ डेज आ रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी 4, 10, 16, 14, 6 दिया हुआ है। एंड एट लास्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप ये फ्रिक्वेंसी का टोटल करो तो आएगा 50, है ना। इसकी मदद से प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लेते हैं इस पर्टिकुलर डिमांड की फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसी देखोगे तो 4 है, टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50। सो 4 डिवाइडेड बाय 50। नेक्स्ट सिचुएशन में 10 डिवाइडेड बाय 50, नेक्स्ट 16 डिवाइडेड बाय 50 एंड 14 डिवाइडेड बाय 50 एंड एट लास्ट 6 डिवाइडेड बाय 50। वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। 4 बाय 50 इज 0.08, नेक्स्ट 10 बाय 50 इज 0.2, 16 by 50 is 0.32, 14 by 50 is 0.28 and at last 6 by 50 is 0.12। जो आपने ये फ्रिक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी निकाला है, इस प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होगा वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 1 ही आ रहा है एट टाइम। इसकी मदद से हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब अभी तक का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है वो बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन से पहले तो कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, इन दैट केस फर्स्ट सिचुएशन के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी 0.08 ही रहेगी। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी है 0.2 प्लस अभी तक की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.08। तो 0.08 को 0.2 से प्लस करोगे तो कितना हो जाता है? 0.28। नेक्स्ट 0.32 है और हमारे पास अभी तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.28। 0.28 प्लस 0.32 करोगे तो ये आएगा 0.6। अब आगे देखो तो अब 0.28 की प्रोबेबिलिटी है, अभी तक की टोटल कितनी है? 0.6। 0.6 प्लस 0.28 कितना हो जाएगा? 0.88। एंड लास्ट सिचुएशन में 0.88 है, इससे प्लस करोगे 0.12 को तो एट लास्ट हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की मदद से हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना, इनको हम नंबर में लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं चीज़ें समझा रही हूँ सिर्फ इसीलिए इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। तो हमने क्या किया, एक और कॉलम ऐड किया है, ये आपको ऐड नहीं करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली रेंज फॉर्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। पर कैसे फॉर्म होगा वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में सारी चीज़ें पॉइंट में दी हुई है ना, इसको मैं नंबर्स में लिख रही हूँ। तो 0.08 को मैं 8% भी बोल सकती हूँ, 8% बोल रही हूँ, इन दैट केस 8 आ रहा है मेरे पास। 0.28 को हम 28% बोल सकते हैं, तो 28 आ रहा है। यहाँ 6 आ रहा है, या फिर 60 आप बोल सकते हो, 60 आ रहा है। एंड नेक्स्ट 88 आ रहा है, एंड एट लास्ट हमारे पास 100 आ रहा है, ठीक है। ये 60 ही होगा क्योंकि 0.60 होता है एट द एंड, तो ये वैल्यू क्या होगी? 60, ठीक है। तो मेरे पास नंबर आ गए। अब ये जो नंबर्स है ना, इससे एक नंबर पीछे चले जाना है। तो 8 है, तो 8 से एक नंबर पीछे क्या होता है? 7। तो 7 यहाँ लिखो। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? इसका रेंज 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई भी और प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो 0 से स्टार्ट होगा, 7 पे एंड होगा, एक नंबर जस्ट पीछे आपकी रेंज से, आपके नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में 28 से एक नंबर पीछे चले जाऊँ तो क्या आता है? 27। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? जहाँ से पिछला वाला ख़त्म हुआ। पिछला वाला 7 पे ख़त्म हुआ, तो अब नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जाएगा 8 पे, और ख़त्म कहाँ होगा? 27 पे। सिमिलर वे में आगे चले जाओ तो अब 60 है, 60 से एक नंबर पीछे क्या आता है? 59। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? 27 पे ये ख़त्म हुआ, तो ये स्टार्ट होगा 28 पे, ठीक। अब नेक्स्ट ये 59 पे ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट वाला कब स्टार्ट होगा? 60 पे, और ख़त्म कब होगा? 88 नंबर है, इससे एक नंबर पीछे चले जाओ तो हमारे पास आ जाता है 87।
नेक्स्ट वाला सिचुएशन हमारा स्टार्ट होगा 88 से और लास्ट नंबर है हमारे पास 100 से एक नंबर पीछे चल जाओ तो क्या आता है 99। ठीक है, सो इस तरीके से आपको रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक, हम ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की मदद से। अगर मेरे को दिया हुआ है कि 0.08 है तो मैं उसको एट लास्ट क्या लिखने वाली हूँ 8 ही लिखने वाली हूँ। 8 से एक नंबर पीछे चल जाओ तो 7 आ जाएगा, 28 से एक नंबर पीछे चल जाओ तो 27 आ जाएगा, 60 से एक नंबर पीछे चल जाओ तो 59 आ जाएगा, 88 से एक नंबर पीछे चल जाओ तो 87 आ जाएगा और एट लास्ट 100 से एक नंबर पीछे चल जाओ तो 99 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की मदद से भी रेंज निकाला जा सकता है। सो स्टेप नंबर 1 है हमारा रैंडम रेंज टेबल बनाना, जो हमने बना लिया। कैसे फॉर्म किया जाता है? सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, प्रोबेबिलिटी की मदद से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हो, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की मदद से आप रेंज बनाते हो। ठीक है, नाउ अब इसकी मदद से हम सिमुलेटेड वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं। सो मेरे पास रैंडम नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। इन रैंडम नंबर्स को यहाँ पे लिख लो 15, 48, 71, 56, 19। ठीक है, अब यहाँ पे रैंडम नंबर की मदद से हम डिमांड फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो फर्स्ट वाले में मेरे पास रैंडम नंबर कितना है 15। हमको देखना है कि ये 15 इस रेंज में से कहाँ पे आ रहा है। तो 8 से 27 के बीच में 15 आएगा। 8 से 27 वाली रेंज के लिए डिमांड कितनी है 6, तो इस 15 की डिमांड कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, नेक्स्ट 48 मेरा रैंडम नंबर है। किस रेंज में आ रहा है 48? इस रेंज में आ रहा है 28 से 59 वाले रेंज में। इसके सामने की डिमांड कितनी है 7, तो 7 मेरा यहाँ पे डिमांड बन जाएगा फॉर 48। 71 के लिए अगर आप रेंज में देखो तो 71 रेंज में कहाँ आ रहा है 60 से 87 के बीच में। इसकी डिमांड कितनी है 8, तो 8 हमारी यहाँ पे डिमांड हो जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन 56 रेंज में कहाँ आ रहा है 28 से 59 के बीच में। यहाँ पे डिमांड कितनी है 7, तो 7 हमारी यहाँ पे डिमांड हो जाएगी। एंड एट लास्ट 90 हमको रैंडम नंबर दिया है, 90 आ रहा है 88 से 89 के बीच में। यहाँ पे डिमांड है 10, तो 10 हमारी यहाँ पे डेली डिमांड हो जाएगी। डन नाउ अब डेली डिमांड मुझे मिल गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से, कैलकुलेट करो एवरेज, नहीं सबसे पहले मुझे पूछा था रैंडम नंबर से आप पहले डेली डिमांड निकालो हर एक दिन की, वो हमने निकाल लिया है ना। अब इसके बाद कैलकुलेट करना एवरेज नंबर ऑफ कार्स रेंटेड पर डे फॉर 5 डेज। देखो यार मेरी डिमांड भली इतनी है पर क्या मैं हर दिन इतने ही कार्स को रेंट पे दे पाऊंगी क्या? आंसर इज नो। मेरे पास 8 और 10 की भी डिमांड आ रही है पर मैं मैक्सिमम कितने दे सकती हूँ, सिर्फ 7 कार्स रेंट कर सकती हूँ। तो एक्चुअल में जो डिमांड है उसके हिसाब से हम एक्चुअल में कितनी कार्स रेंट कर पाएंगे, हम रेंट पे देख पाएंगे। अगर 6 है तो 6 की 6 दे पाएंगे, 7 है तो 7 की 7 दे पाएंगे, लेकिन 8 है तो हम सिर्फ 7 रेंट पे दे पाएंगे। 7 है तो 7 दे दोगे, 10 है तो भी हम 7 दे पाएंगे। तो इन टोटल एक्चुअल में आप कितना रेंट पे दे रहे हो? हम दे रहे हैं 34 कार्स रेंट दे रहे हैं टोटल पे, है ना। अब मेरे को निकालने बोला है एवरेज, तो एवरेज अगर निकालना है तो इन टोटल मैं 34 रेंट पे दे रही हूँ। कितने दिन के लिए दे रही हूँ? 5 दिन के लिए दे रही हूँ। तो 34 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 6.8 आएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि एवरेज नंबर ऑफ कार्स जो हम रेंट कर रहे हैं वो निकालो। मैं इनको जो डिमांड आ रही है उनको उनके हिसाब से तो रेंट पे दे ही नहीं सकती, क्योंकि 8 और 10 इतनी कार्स तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने एक्चुअल का फाइंड आउट किया टोटल और इसके हिसाब से एवरेज निकाला। ठीक है, नेक्स्ट असेस हाउ मेनी रेंटल्स विल बी लॉस्ट ओवर द 5 डेज। 5 डेज में कितने रेंटल्स लॉस्ट होंगे? तो जितने आपने फुलफिल नहीं किए, 8 की डिमांड आई थी लेकिन सिर्फ 7 दिए, तो लॉस्ट कितना हुआ 1। सिमिलर वे में 10 की डिमांड आई थी, आपने सिर्फ 7 दिया, फिर से लॉस्ट हुआ कितना 3। बाकी सारी तो हमने फुलफिल कर दी। 6 आया था 6 दे दिए, 7 आया था 7 दे दिए, 7 आया था 7 दे दिए, तो बाकी सारी फुलफिल हो गई। ये दोनों जगह प्रॉब्लम हुई। तो टोटल कितनी डिमांड लॉस्ट की आपने? 4 कार्स की डिमांड लॉस्ट हुई। डन, इजी था क्वेश्चन। बस ये टेबल फॉर्म कर लो, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग हैवी कंजशन ऑफ कस्टमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पेट्रोल स्टेशन, मिस्टर पेट्रो हैज़ डिसाइडेड कि वो एक पेट्रोल पंप फैसिलिटी सेटअप करेंगे ऑन हिज ओन इन अ नियर बाय साइट।
ही हैज़ कंप्लाइड स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू द पोटेंशियल कस्टमर अराइवल पैटर्न, कि कितना कस्टमर का अराइवल होगा, कितना सर्विस का पैटर्न होगा, उसका स्टैटिस्टिक्स उसने देख लिया है. ही हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू इवेल्युएट द ऑपरेशंस बाय यूजिंग द साइमुलेशन टेक्निक. साइमुलेशन टेक्निक की मदद से वो ऑपरेशंस को इवेल्युएट करना चाहता है. तो अराइवल का इंटर अराइवल टाइम और प्रोबेबिलिटी निकाल के दे दिया. यहाँ पे मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी से पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी निकाल के हमको पहले ही दे दिया. तो इसकी मदद से मुझे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज निकालना पड़ेगा, है ना. तो अराइवल का भी दिया हुआ है, सर्विस का भी दिया हुआ है, दोनों का हम रेंज फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद क्लॉक स्टार्ट्स एट 8 hours, ओनली 1 पंप इज सेटअप एंड रैंडम नंबर्स मुझे दिए हुए हैं. पहले अराइवल के लिए 12 और फिर सर्विस पैटर्न के लिए 12. हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीइंग आइडल एंड एवरेज टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर वेटिंग इन क्यू. ठीक है. सबसे पहला काम क्या करोगे साइमुलेशन के अंदर, रैंडम रेंज टेबल बनाएंगे. रैंडम रेंज टेबल के अंदर हमने हमारे मिनट्स शो कर दिए, प्रोबेबिलिटी शो कर दी और प्रोबेबिलिटी की मदद से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल दी. क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो एट द एंड आ रही है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. दोनों जगह 1 ही आ रही है. ठीक है. क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की मदद से हम रेंज निकालते हैं. रेंज कैसे निकलेगा, अगर 22 है तो 0 से स्टार्ट होगा, 21 पे ख़त्म होगा. नेक्स्ट वाला 22 से स्टार्ट होगा, 52 है, 52 से एक नंबर पीछे 51 पे ख़त्म होगा. नेक्स्ट 52 पे स्टार्ट होगा, 76 से एक नंबर पीछे 75 पे ख़त्म होगा. 76 पे स्टार्ट होगा, 89 पे ख़त्म होगा एंड 90 पे स्टार्ट होगा और एज 100 है तो 99 पे ख़त्म होगा. ठीक. सिमिलर वे में अगर सर्विस टाइम के लिए हम निकालना चाहें तो 0 पे स्टार्ट होगा, 27 पे ख़त्म होगा, 28 पे स्टार्ट होगा, 67 पे ख़त्म होगा, 68 पे स्टार्ट होगा, 89 पे ख़त्म होगा एंड एट लास्ट 90 पे स्टार्ट होगा, 99 पे ख़त्म होगा. ठीक है. अब इसके लिए हमको रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं. रैंडम नंबर्स के हिसाब से हम इंटर अराइवल टाइम और सर्विस टाइम निकाल सकते हैं दोनों सिचुएशन का, है ना. सो हमने लिख लिया सबसे पहला काम रैंडम नंबर्स, और रैंडम नंबर्स के हिसाब से इंटर अराइवल टाइम निकाल लिया. कौन से रैंडम नंबर्स के हिसाब से इंटर अराइवल टाइम निकालोगे, जो अराइवल के लिए रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं. फिर सर्विस के लिए जो रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से सर्विस का टाइम निकालोगे. कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे को फर्स्ट सिचुएशन में रैंडम नंबर दिया हुआ है 78 फॉर इंटर अराइवल टाइम. तो इंटर अराइवल टाइम के रेंज में मैं देखूंगी कि 78 कहाँ आ रहा है, 76 से 89 के बीच में आ रहा है और इसकी मिनट्स कितने हैं, 8 मिनट्स. ठीक है. सो 78 का हो गया 8. 26 का अगर आप देखो तो 26 रेंज में कहाँ आ रहा है, 22 से 51 के बीच में आ रहा है. इसके सामने मिनट्स कितने हैं, 4 मिनट्स, तो 4 हमने यहाँ पे शो कर दिया. सिमिलर वे में अगर आप सर्विस टाइम के लिए देखो तो फर्स्ट है 44 रैंडम नंबर. 44 सर्विस टाइम के रेंज में कहाँ पे आ रहा है, 28 से 67 के बीच में आ रहा है. इन दैट केस इसके सामने मिनट्स कितने हैं, 6 मिनट्स, तो 6 मिनट्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गए. नेक्स्ट सिचुएशन में है 21. 21 कहाँ पे आ रहा है, 0 से 27 पे. यहाँ पे मिनट्स कितने हैं, 4 मिनट्स, तो 4 मिनट्स हमने यहाँ पे शो कर दिए. इस तरीके से आप रैंडम नंबर की मदद से इंटर अराइवल टाइम और सर्विस टाइम निकाल लोगे. अब मुझे क्वेश्चन में निकालने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पंप बीइंग आइडल, आइडल कितना देर रहेगा मेरा पंप वो निकालना है, और साथ साथ कितना टाइम कस्टमर का वेट करते हुए ख़राब होगा वो भी निकालना है. ठीक है. चलो, सबसे पहला काम हमको इसके लिए देखना होता है कि कब हमारा एक पर्टिकुलर पर्सन आके क्यू में खड़ा होगा. ठीक है. सो एंट्री टाइम इन क्यू एज पर क्लॉक. क्लॉक के हिसाब से कब एंट्री टाइम होगा हमारे क्यू में हर एक कस्टमर का, वो हम देखने वाले हैं. तो देखो, इंटर अराइवल टाइम मतलब क्या होता है पता है, एक अराइवल से दूसरे अराइवल के बीच में कितना टाइम रहेगा. तो अगर फर्स्ट सिचुएशन में 8 मिनट का टाइम है इंटर अराइवल, तो इससे पहले तो कोई भी नहीं है भाई, ये किसके पहले का देख रहा है. तो अगर मेरा क्लॉक स्टार्ट हो रहा है 8 बजे, तो इसके और फर्स्ट वाले के सिचुएशन के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, 8 मिनट का डिफरेंस रहेगा, ये मुझे दिया हुआ है. ठीक है. सो 8 बजे मेरी क्लॉक स्टार्ट हो रही है और जो फर्स्ट वाला कस्टमर है वो 8 मिनट बाद आ रहा है, मतलब 8:08 पे आएगा. नेक्स्ट सिचुएशन देखो, 4 मिनट बाद आ रहा है नेक्स्ट कस्टमर. तो पहला कस्टमर अगर 8:08 में आया तो दूसरा कस्टमर कब आएगा, 8:12 में. नेक्स्ट कस्टमर 10 मिनट बाद आ रहा है, तो 8:12 में आया था दूसरा कस्टमर. तीसरा वाला कब आएगा, 8:22 में. सिमिलर वे में नेक्स्ट के लिए निकालें तो 8:24 को आएगा, ये 8:28 को आएगा एंड नेक्स्ट 8:34 को आएगा
8:36, नेक्स्ट 8:40, 8:46, 8:48 एंड 8:58 एंड एट लास्ट हम 9:06 तक पहुँच गए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया एंट्री टाइम कि हर एक कस्टमर कितने बजे आ रहा है। ठीक, अब इसकी मदद से हम देखने वाले हैं कि सर्विस का स्टार्ट टाइम क्या होगा और सर्विस का एंड टाइम क्या होगा। सर्विस स्टार्ट कब होगा? फर्स्ट सिचुएशन के लिए अगर आप देखो तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर कस्टमर ही 8:08 में आ रहा है तो मैं सर्विस देना भी 8:08 पे चालू कर पाऊंगी। भले मेरा पेट्रोल स्टेशन 8 बजे चालू हो गया है भाई, लेकिन कस्टमर ही नहीं आया तो मैं किसको सर्विस दूँ? नहीं दे सकती ना। तो मेरा सर्विस कब स्टार्ट हो रहा है? 8:08 पे मेरा सर्विस स्टार्ट हो रहा है। और सर्विस देने में टाइम कितना जा रहा है? 6 मिनट मेरा सर्विस देने में टाइम जा रहा है। तो 8:08 में सर्विस स्टार्ट हुई, 6 मिनट लगा सर्विस देने में। तो एट द एंड सर्विस का एंड टाइम क्या हो जाएगा? 8:14। ठीक है, अब देखो दूसरा कस्टमर मेरा आ रहा है 8:12, लेकिन मेरे पास एक ही पेट्रोल स्टेशन है, पहले दे दिया है क्वेश्चन में कि एक ही पंप है, हमारे पास एक पंप है। इन दैट केस जब मैं पहले वाले को सर्विस दे दूंगी उसी के बाद तो चालू कर पाऊंगी ना। तो देखो हमारा कस्टमर भले 8:12 में आ जा रहा है, लेकिन जो मेरा पंप है वो 8:14 पे ख़त्म हो रहा है, खाली हो रहा है। इन दैट केस मैं सर्विस कब से स्टार्ट कर पाऊंगी नेक्स्ट वाले कस्टमर का? 8:14। ठीक है, 8:14 में हमने सर्विस देना चालू किया, 4 मिनट हमको सर्विस देने में लगा। इन दैट केस सर्विस एंड कब होगी? 8:18 को। ठीक है, 8:18 को ये सर्विस एंड हुई। हमारा कस्टमर 8:22 को आया। देखो 8:18 को मेरा सर्विस सिस्टम खाली हो गया, पंप खाली हो गया, पर कस्टमर ही नहीं आया तो मैं किसको सर्विस दूंगी? नहीं दे पाऊंगी। तो जब कस्टमर कब आ रहा है? 8:22 में आ रहा है। तो 8:22 में आप सर्विस देना चालू करोगे और 8:22 से 8 मिनट आपको लगेंगे। तो सर्विस एंड कब हो रही है? 8:30 पे। ठीक है, 8:30 पे सर्विस एंड हुई। कस्टमर कब आ रहा है? 8:24 को आ रहा है। इन दैट केस सर्विस देना चालू कब होगा? 8:30 को, क्योंकि भले कस्टमर आ जाए लेकिन जब तक पंप खाली नहीं होगा तब तक हम सर्विस नहीं दे पाएंगे। 8:30 को सर्विस देना चालू हुआ है, 10 मिनट लगते हैं सर्विस देने में। तो 8:40 को हमारा सर्विस एंड होगा। 8:40 को सर्विस एंड हो गया है, लेकिन मेरा कस्टमर कब आ रहा है? 8:28 को आ रहा है। मैं सर्विस देना कब चालू करूँगी? 8:40 को, क्योंकि भाई हमारा पंप ही खाली नहीं है। तुम आए हो, तुमको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट 8:40 से 6 मिनट 8:46। नेक्स्ट सिचुएशन पे 8:34 को कस्टमर आ रहा है, लेकिन पंप खाली 8:46 को हो रहा है। सो 8:46 को हम सर्विस देना चालू करेंगे। 8:46 से 6 मिनट्स लगे तो 8:52 तक का टाइम लगा। कस्टमर आ गया 8:36 को, लेकिन 8:52 तक पंप खाली नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे हम 8:52 से सर्विस देना चालू करेंगे, 6 मिनट लगेगा। तो 8:58 को सर्विस एंड होगी। 8:58 को सर्विस एंड हो गई है। कस्टमर 8:40 को आके बैठा हुआ है, बैठे रहो, हम 8:58 से ही सर्विस चालू करेंगे। 8:58 से 6 मिनट लोगे तो 9:04 तक सर्विस चली, है ना। अब यहाँ पे 8:46 को आ गया है, 9:04 को ख़त्म हो रहा है। तो 9:04 से स्टार्ट होगा, 9:04 से 8 मिनट लोगे तो 9:12 आता है ना। 9:12 सर्विस एंड हुई, कस्टमर आ गया 8:48 से। तो 9:12 को हम स्टार्ट करेंगे, 9:16 तक सर्विस चलेगी। 9:16 से सर्विस स्टार्ट होगी, 9:20 तक सर्विस चलेगी एंड एट लास्ट 9:20 को सर्विस स्टार्ट होगी, 9:26 तक सर्विस चलेगी। तो हमने जो ये सर्विस टाइम कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया? हमने देखा कि भाई प्रीवियस वाले का सर्विस एंड टाइम कितना है और करंट वाले का एंट्री टाइम कितना है। इन दोनों में से जो लेटर होता है उससे आपका सर्विस का स्टार्ट टाइम निकलता है। ठीक है, सो प्रीवियस वाले का सर्विस एंड टाइम कितना है, करंट वाले का एंट्री टाइम कितना है, विच एवर इज लेटर। कौन लेटर है? 8:22 लेटर है, तो 8:22 से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आप देखते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मुझे पता चल गया कि भाई साहब हमारा सर्विस स्टार्ट हो रहा है 8 बजे, एंड हो रहा है 8:14 को। अब इसकी मदद से मैं पता कर सकती हूँ क्या हमारे यहाँ कितना देर कस्टमर्स को वेट करना पड़ेगा, प्लस कितना देर मेरा पंप खाली रहेगा। तो कस्टमर्स का जो वेटिंग टाइम होगा हम यहाँ शो कर रहे हैं, और पंप जो खाली रहेगा उसको हम बोलते हैं आइडल टाइम। तो आइडल टाइम ऑफ पंप हम यहाँ शो कर रहे हैं कि कब पंप खाली है वो यहाँ शो करो, कस्टमर कब खाली है यहाँ शो करो। ठीक है,
सो फर्स्ट सिचुएशन में देखो 8 बजे हमारा सिस्टम चालू हो गया था, लेकिन कस्टमर को सर्विस देना हमने कब चालू किया? 8:08 पे, मतलब 8:08 तक मेरा पंप खाली था, तो 8 मिनट मेरा पंप का आइडल टाइम हो गया। नेक्स्ट 8 से 8:14 तक हमने सर्विसेज दी, 8:08 से 8:14 तक। फिर उसके बाद मेरा कस्टमर 8:20 को आ गया था, लेकिन उसको 2 मिनट वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद सर्विस चालू हुई। तो यहाँ पे 2 मिनट का आइडल वेटिंग टाइम आ रहा है हमारे कस्टमर का, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में 8:14 से 8:18 तक सर्विस चली, मेरा कस्टमर 8:22 को आया, तो इन दैट केस 8:18 से लेके 8:22 तक मेरा पंप खाली है। और पंप कितना देर खाली हुआ, मतलब टोटल 4 मिनट के लिए मेरा पंप खाली रह गया, है ना। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर आप देखो तो 24 को मेरा कस्टमर आया, 30 को मैं उसको सर्विस दे रही हूँ, कितने का डिफरेंस है? 6 मिनट का डिफरेंस है। 6 मिनट हमारे कस्टमर को वेट करना पड़ा। मेरा कस्टमर आया नेक्स्ट सिचुएशन पे 28 को, हम उसको सर्विस दे रहे हैं 8:40 को, इन दैट केस 12 मिनट उसको वेट करना पड़ा। 34 को आया, 46 को सर्विस दी, 12 मिनट वेट करना पड़ा। नेक्स्ट 36 को आया, 52 को सर्विस दी, टोटल 16 मिनट वेट करना पड़ा। नेक्स्ट सिचुएशन पे 40 को आया, 58 को सर्विस दी, सो 18 मिनट्स वेट करना पड़ा। नेक्स्ट 46 पे आया, 9:04 को हमने सर्विस चालू की, है ना। सो 46 से अगर मैं 60 तक का डिफरेंस देखूँ तो 60 - 46 इज इक्वल टू 14 का डिफरेंस आता है। 14 के बाद 9:04, 4 मिनट और हैं, तो 18 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 8:48 को हमारा कस्टमर आ गया, लेकिन 9:12 को हमने उसको सर्विस देना चालू किया, तो 9:12 मतलब 12 मिनट 9 बजे के बाद के, और 48 - 60 अगर करोगे तो 12 मिनट यहाँ के, 24 मिनट्स हमारे कस्टमर को वेट करना पड़ा। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो 8:58 को कस्टमर आ गया, 9:16 को हमने सर्विसेज देना चालू किया, है ना। तो 8:58 से लेके 9 बजे तक कितने मिनट हुए? 2 मिनट, और यहाँ पे 16 मिनट, तो टोटल 18 मिनट्स कस्टमर को वेट करना पड़ा। एंड लास्ट सिचुएशन में 9:06 को कस्टमर आया, 9:20 को सर्विस चालू हुई, तो यहाँ पे टोटल 14 मिनट्स कस्टमर को वेट करना पड़ा, ठीक है। टोटल कर लो कितना हो रहा है? 2, 6, 12, 12, 16, 18, 18, 24, 18 एंड 40, तो टोटल वेटिंग टाइम कितना है यहाँ पे? 140 का वेटिंग टाइम है। वहीं अगर हम आइडल टाइम देखें तो 2 ही बार राइज हो रहा है, कितना है टोटल आइडल टाइम? 12, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीइंग आइडल, पंप आइडल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो यार, पंप टोटल 12 मिनट के लिए आइडल रहेगा, है ना। अब 12 मिनट के लिए टोटल आइडल है, और कितना देर हम लोग का काम हो रहा है? हम लोग का काम चालू हुआ था 8 बजे, है ना। 8 बजे से हम लोग का सिस्टम चालू हुआ था, और एट द एंड ख़त्म कब हो रहा है? 9:26 को, है ना। सो 8 बजे से लेकर 9:26 कितने मिनट्स हुए? 8 बजे से 9 बजे तक हुए 60 मिनट्स, और 26 मिनट, टोटल कितने हो गए? 60 + 26 मिनट्स इज 86 मिनट्स। तो इन टोटल हमारा 86 मिनट सिस्टम काम करता है, और उसमें से 12 मिनट आइडल रहते हैं। तो 12 / 86 करोगे तो 13.95% आ रहा है, या फिर आप इसको 0.1395 भी बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर वेटिंग इन क्यू। तो कस्टमर कितना वेट करता है? 140 मिनट्स के लिए वेट करता है ना। 140 मिनट्स के लिए वो वेट कर रहा है, और टोटल कस्टमर्स कितने हैं हमारे पास? 12 कस्टमर्स। तो 140 / 12 करो, विच इज़ इक्वल टू 11.67। हर एक कस्टमर को ऑन एन एवरेज 11.67 मिनट्स वेट करने पड़ रहे हैं। डन। तो हमने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बस आपको सर्विस स्टार्ट टाइम, सर्विस एंड टाइम का कैलकुलेशन आना चाहिए, तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको सबका फॉर्मूला लिख के दे दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मतलब चीज़ें समझ भी लो और फॉर्मूला भी ध्यान रख लो ना, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हो, सेम चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे निकाली हैं, उसी को फॉर्मूला के तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A retailer deals in a perishable commodity. The daily demand and supply are variable. The data for the past 500 दिन का हमको दिया हुआ है डाटा, डिमांड का कितना है और सप्लाई का कितना है। अवेलेबिलिटी मतलब सप्लाई है, सप्लाई कितने दिन के लिए है वो दिया हुआ है। तो 10 kg 40 डेज़ के लिए है, 20 kg 50 डेज़ के लिए, 30 kg 190 डेज़ के लिए, 40 kg 150 डेज़ के लिए, एंड 50 kg 70 डेज़ के लिए। सिमिलर वे में डिमांड दिया हुआ है केजीज़ में, और डिमांड नंबर ऑफ डेज़ का बताया गया है कि इतना kg कितने नंबर ऑफ डेज़ के लिए रहेगा।
रिटेलर बाइज द कमोडिटी एट 20 पर kg, हमारा रिटेलर खरीदता है और उसको कितने पे बेचता है, 30 रुपये पे बेचता है। एनी कमोडिटी रिमेन्स एट द एंड ऑफ द डे, उसका कोई भी सेल्स वैल्यू इसको नहीं मिलने वाला है। मोर ओवर लॉस ऑन अनसेटिस्फाइड डिमांड कितना है, 8 पर kg, मतलब अगर डिमांड है और आप सप्लाई नहीं कर रहे हो तो उससे लॉस कितना होगा आपको, 8 पर kg का होगा। नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैंडम नंबर्स, साइम्युलेट करना है 6 डे का सेल्स, डिमांड एंड प्रॉफिट। 3 चीज़ें यहाँ पे निकालनी है, सेल्स, डिमांड एंड प्रॉफिट। 31, 18, 63, 84 ऐसे करके हमको हर एक का रैंडम नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट रैंडम नंबर जो आपको दिया है वो है सप्लाई के लिए, और जो नेक्स्ट रैंडम नंबर दिया है पेयर में वो है डिमांड के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज के लिए मुझे अवेलेबिलिटी मतलब सप्लाई चाहिए होगा और फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी सप्लाई की। सिमिलर वे में डिमांड की जो अवेलेबिलिटी, डिमांड कितनी है वो चाहिए होगा और साथ साथ मेरे को उसकी फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी। तो हमने सप्लाई का पहले स्टार्ट किया तो सप्लाई का सारा लिख दिया, उसके नंबर ऑफ डेज लिख दिए और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। प्रोबेबिलिटी की मदद से हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और अगर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ गया तो इसके बाद आपको रेंज निकालना है, 0 से 7, 8 से 17, 18 से 55, 56 से 85 एंड 86 से 99। डन। सिमिलर वे में जैसा हमने सप्लाई के लिए टेबल बनाया वैसे ही हम डिमांड के लिए टेबल बनाएंगे। डिमांड शो करेंगे, कितने दिन की डिमांड है वो शो करेंगे, नंबर ऑफ डेज का टोटल लेंगे, इसकी मदद से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी की मदद से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की मदद से रेंज फाइंड आउट करेंगे, 0 से 9, 10 से 31, 32 से 71, 72 से 91 एंड 92 से 99। डन। अब इसकी मदद से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे चाहिए यहाँ पे सेल्स, डिमांड एंड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो पहले ना हम रैंडम नंबर की मदद से सप्लाई और डिमांड देख लेते हैं कितना है ना। सो रैंडम नंबर मुझे दिया हुआ है सप्लाई का 31, सप्लाई का रैंडम नंबर अगर 31 है तो सप्लाई कितनी होगी, रेंज में हमको देखना पड़ेगा, 18 से 55 के बीच में आ रहा है, सप्लाई कितनी है 30। नेक्स्ट, मेरा रैंडम नंबर है 63, किस रेंज में आ रहा है 56 से 85, सप्लाई इज 40। 15 रैंडम नंबर, रेंज 817, सप्लाई इज 20। 7 हमारा रैंडम नंबर है, 0 से 7 के बीच में आ रहा है, 10 मेरा सप्लाई होगा। 43 रैंडम नंबर इस इन बिटवीन 18 से 55 के बीच में आ रहा है, सप्लाई कितनी होगी 30। एंड लास्ट 81 रैंडम नंबर है, सप्लाई कितनी है 40। अब यही चीज़ हमको डिमांड के लिए भी कैलकुलेट करनी है। डिमांड का रैंडम नंबर है 18, 10 से 31 के बीच में आ रहा है, डिमांड इज 20। 84 72 से 91 के बीच में आ रहा है, डिमांड इज 40। 79 डिमांड इज 40। 32 से 71 के बीच में आएगा, डिमांड है 30। 75 72 से 91 के बीच में आएगा, डिमांड इज 40। 27 10 से 31 के बीच में आ रहा है, डिमांड कितनी है 20। डन। तो हमने डिमांड और सप्लाई फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, हमें बोला है कि भाई फाइंड आउट करो, साइम्युलेट करो 6 डेज का सेल्स कितना होगा, डिमांड कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। अब इसके लिए ना हम एक नया टेबल बना रहे हैं जहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारे पास रैंडम नंबर के हिसाब से डिमांड और सप्लाई आई है उसको शो करेंगे। तो हमारे पास टोटल है 6 दिन। 6 दिन की सप्लाई कितनी है 30 40 20 10 30 40। डिमांड इज 20 40 40 30 40 20। ठीक है। अब एक बात बताओ यार, अगर मेरी सप्लाई 30 है, डिमांड 20 है, तो मैं एटलास्ट सेल कितना कर पाऊंगी। सप्लाई 30 है, डिमांड 20 है, मैं 30 यूनिट्स भले सप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन लोग तो सिर्फ 20 ही खरीदना चाहते हैं, तो मैं बेच कितना पाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट्स। नेक्स्ट सिचुएशन पे देखो, सप्लाई 40 है, डिमांड 40 है, कितने यूनिट्स बेच पाओगे 40 यूनिट्स बेच पाओगे। सप्लाई 20 है, डिमांड 40 है,
इन दैट केस भले लोगों को 40 यूनिट्स चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ 20 ही यूनिट्स दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 यूनिट्स हैं। इन दैट केस यहाँ पे 20 यूनिट्स का ही सेल्स हो पाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन पे 10 हमारे पास सप्लाई है, 30 यूनिट्स का डिमांड है, हम सिर्फ 10 ही फुलफिल कर पाएंगे। 30 यूनिट सप्लाई है, 40 यूनिट्स का डिमांड है, सिर्फ 30 फुलफिल कर पाओगे। 40 यूनिट्स का सप्लाई है, 20 यूनिट्स का ही डिमांड है, और डिमांड कम है तो जितनी डिमांड है उतनी ही फुलफिल हो पाएगी। डन। सेल्स के बाद मैं सेल्स की मदद से रेवेन्यू निकाल सकती हूँ। ये यूनिट्स हमने फाइंड आउट किया है ना, यूनिट्स हमारा केजी में है। सेल्स रेवेन्यू कितना होगा बताओ। तो हमको क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि सेल्स हम कितने पे कर रहे हैं, 30 रुपये पर केजी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 20 केजी का सेल्स कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं 30 रुपये से, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी को, मतलब सेल्स यूनिट्स को हमने सेल्स के रेवेन्यू से मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास कितना आ रहा है 600। 40 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज़ 1200, 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज़ 600, नेक्स्ट 300, नेक्स्ट 900 एंड एट लास्ट 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज 600। डन। सेल्स रेवेन्यू के बाद खर्चे देखने पड़ेंगे, तब प्रॉफिट पता चलेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट देखते हैं कि यूनिट्स को खरीदने में हमने कितना पैसा दिया। 20 रुपये हर एक यूनिट को खरीदने में गया है ना। सो हमारे पास हमने कितनी यूनिट्स खरीदे बताओ। जो सप्लाई कर रही हूँ वही तो यूनिट्स मैंने खरीदे होंगे ना, मैं जो सेल्स कर रही हूँ वो तो बेचे हैं। खरीदे कितने, जितने मेरे पास अवेलेबल हैं, जितने मैं सप्लाई कर रही हूँ। तो सप्लाई के यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं खर्चे से। खर्चा कितना है 20 रुपये पर केजी। सो बी को मल्टीप्लाई करोगे 20 रुपये से। बी क्या है, सप्लाई। सप्लाई को हम 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 600, 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 800, नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज़ 400, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 200, लास्ट 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज़ 600 एंड 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज़ 800। डन। अब इसके बाद हमारे पास लॉसेस भी तो हो रहे हैं, लॉस ड्यू टू अनसैटिस्फाइड डिमांड। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि अगर तुम डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो उसकी वजह से तुमको 8 रुपये पर केजी का लॉस होगा। इन दैट केस ये 8 रुपये पर केजी को अगर मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ तो मैं कितनी डिमांड को नहीं फुलफिल कर पा रही हूँ, मुझे ये पता करना पड़ेगा। डिमांड थी 20 की, सप्लाई थी 30 की, मैंने एट लास्ट पूरी 20 डिमांड फुलफिल कर दी। तो यहाँ पे कोई भी अनसैटिस्फाइड डिमांड की वजह से लॉस नहीं आ रहा। नेक्स्ट, डिमांड थी 40 यूनिट्स की, मैंने सप्लाई कितना किया 40 यूनिट्स, तो यहाँ पे भी कोई भी लॉस नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन पे 40 की डिमांड थी लेकिन तुम सिर्फ 20 फुलफिल कर पा रहे हो। इन दैट केस 20 यूनिट्स का मेरे पास लॉस्ट डिमांड आया। ठीक है, ये जो 20 यूनिट्स का लॉस्ट डिमांड है उसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 रुपये पर केजी से। तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 160 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में देखो 30 की डिमांड थी, 10 फुलफिल कर पा रहे हो, मतलब फिर से 20 तुम्हारा लॉस्ट यूनिट्स हो गए, फिर से 160 का खर्चा आ रहा है। नेक्स्ट 40 की डिमांड थी, 30 फुलफिल की, 10 यूनिट्स तुमने नहीं फुलफिल कर पाए, मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 80। लास्ट सिचुएशन में 20 की डिमांड थी, 20 फुलफिल की, तो यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा अनसैटिस्फाइड डिमांड की वजह से। अब हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। 600 में से 600 माइनस करोगे तो एट लास्ट 0 आ जाएगा यहाँ पे। 1200 में से 800 माइनस करो 400, 600 में से 400 प्लस 160 कितना होता है 560, 560 600 में से माइनस करोगे 40 आएगा। 300 में से 200 प्लस 160 360 होता है, तो 300 में से मैं 360 माइनस कर रही हूँ, तो एट लास्ट यहाँ पे लॉस हो गया 60 का। नेक्स्ट 900, यहाँ पे 680, तो 680 को 900 से माइनस करोगे 220 आ रहा है। एंड लास्ट सिचुएशन में 600 मेरे को रेवेन्यू मिल रहा है, 800 का खर्चा हो रहा है, तो 200 का लॉस आ रहा है। डन। तो हमने सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस शो कर दिया। हमको यही तो बोला था क्वेश्चन में निकालने कि भाई कितना सेल्स है, कितना डिमांड है, कितना प्रॉफिट है, वो फाइंड आउट करो। तो सेल्स ये रहा, सेल्स, डिमांड ये रहा और प्रॉफिट ये रहा। डन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ simulated times can be used to gain a knowledge of the interface of two assembly activities in a aircraft assembly operation। एयरक्राफ्ट की असेंबली की जा रही है जिसमें हम 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं असेंबली के। एक्टिविटी ए पहले किया जाएगा, उसके बाद एक्टिविटी बी होगा। ठीक है, तो जब एक्टिविटी ए हो गया उसी के बाद हम एक्टिविटी बी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेंट्री क्रिएट हो सकती है। जैसे समझो एक्टिविटी ए ने अपना एक काम कर दिया, अब वो एक्टिविटी बी के पास जाना है, पर ज़रूरी थोड़ी ना एक्टिविटी बी उस टाइम पे खाली हो
यहाँ पे कुछ और काम भी चल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेंट्री क्रिएट हो सकती है। with the use of random numbers, a simulated sample of performance time yielded the value shown minutes in the accompanying table। तो भाई इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे रैंडम नंबर की वैल्यू निकाल के भी दी हुई है, मतलब मेरे को ना ही रेंज निकालने की ज़रूरत है, ना ही रैंडम नंबर की साइम्युलेटेड वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत है। तो भाई क्वेश्चन में करना क्या है, देखो, साइम्युलेट द असेंबली ऑफ 6 पार्ट्स। मेरे को यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं 9 पार्ट्स, इन 9 में से 6 का मेरे को साइम्युलेशन करना है। इसकी मदद से मुझे आइडल टाइम इन एक्टिविटी बी निकालना है, वेटिंग टाइम ऑफ ईच पार्ट देखना है, नंबर ऑफ पार्ट्स वेटिंग ये देखना है, ठीक है। आइडल टाइम किसका निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बी का आइडल टाइम देखना है। वेटिंग टाइम हर एक पार्ट का देखना है। एक बात बताओ, कौन सी जगह पे वेट करना पड़ेगा? ए में जाने के लिए किसी पार्ट को वेट करना पड़ रहा है क्या? नहीं, बी में जाने के लिए वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ए से काम हो जाएगा तो बी अगर खाली नहीं होगा तो पार्ट्स को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वेटिंग टाइम आएगा। वेटिंग टाइम आ रहा है और साथ ही साथ कौन कितने नंबर ऑफ पार्ट्स को वेट करना पड़ रहा है वो भी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नोट omit द फर्स्ट रैंडम नंबर ऑफ ए सो दैट एक्टिविटी बी बिगिंस एट टाइम 0। तो भाई मेरे को ये जो ए का फर्स्ट वाला रैंडम नंबर है वो omit करने बोल रहा है, ताकि मैं बी को कब स्टार्ट करूँ, 0 टाइम पे स्टार्ट करूँ। डन। अब सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। मुझे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि 6 पार्ट्स के लिए आपको साइमुलेट करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो यार, मेरे को एक्टिविटी ए से तो कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे एक्टिविटी बी का सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है। इन दैट केस मुझे पता होना चाहिए ना कि कब एक्टिविटी ए में काम खत्म होने के बाद सामान एक्टिविटी बी में आ रहा है। इन दैट केस फर्स्ट सिचुएशन का अगर आप देखो, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। फर्स्ट सिचुएशन का अगर आप देखो तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने पहले ही मान लिया कि वो एक्टिविटी ए में नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली एक्टिविटी बी में जा रहा, तो यहाँ पे हम डैश डाल सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में एक्टिविटी ए के अंदर सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करने में 0.8 मिनट्स लग रहे हैं, तो 0.8 मिनट्स में अगर ये ख़त्म होगा उसी के बाद वो एक्टिविटी बी में जाएगा, है ना। सो 0.8 मिनट्स पे वो एक्टिविटी बी के पास आ रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन देखो, जहाँ पे 0.2 मिनट्स में पार्ट 3 खत्म हो रहा है। बट द थिंग इज, सोच के देखो यार, फर्स्ट एक्टिविटी ए में सेकेंड पार्ट को ख़त्म किया जाएगा 0.8 मिनट्स लगा के, उसके बाद थर्ड पार्ट का काम स्टार्ट होगा। इन दैट केस इसके 0.8 मिनट्स प्लस इसके 0.2 मिनट्स, टोटल कितना हुआ, 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद पार्ट 3 हमारी एक्टिविटी बी में जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 1 मिनट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कब जाएगा? फोर्थ पार्ट को कंप्लीट करने में 0.5 मिनट्स लगते हैं, पर 1 मिनट तो मेरे सेकेंड और थर्ड पार्ट को ख़त्म करने में लग गया। तो ये वाला काम कब ख़त्म होगा? 1.5 मिनट पे एक्टिविटी ए पे ख़त्म होगा और उसी के बाद वो एक्टिविटी बी पे जाएगा। सो 1.5 मिनट्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 0.6 मिनट्स ले रहा है, पर अभी तक कितना लग चुका है, 1.5। इसी के बाद ये काम चालू होगा, तो 0.6 मिनट्स अगर मैं 1.5 में ऐड कर दूँ तो 2.1 मिनट्स पे फिफ्थ वाला पार्ट आ रहा है। सिक्स्थ वाली सिचुएशन अगर आप देखो तो 0.5 मिनट्स लग रहे हैं, अभी तक 2.1 मिनट्स लग गया, तो प्लस 0.5 करोगे तो 2.6 मिनट पे सिक्स्थ वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब देखो ये सारा मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को ये पता चल गया कि कब कौन सा काम हमारे पास एक्टिविटी बी के पास आ रहा है। पर क्या जब जो काम एक्टिविटी की बी के पास आया तभी एक्टिविटी बी उसको ख़त्म कर देगा क्या, तभी उसको चालू कर देगा क्या? आंसर इज़ नो। हर एक का टाइम अलग अलग होगा, है ना। सो फर्स्ट वाला काम अगर आप देखो तो वो तो 0 मिनट्स में ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि 0 मिनट पे फर्स्ट काम यहीं स्टार्ट हो रहा है। 0 मिनट में स्टार्ट हुआ और ख़त्म कब हो रहा है फर्स्ट काम? 0.5 मिनट्स पे ख़त्म हो रहा है, ठीक। अब फर्स्ट काम 0.5 मिनट पे ख़त्म हो गया है, लेकिन नेक्स्ट काम कब आ रहा है हमारे पास? 0.8 मिनट्स पे आ रहा है। तो काम कब चालू होगा? 0.8 मिनट्स पे चालू होगा। अब नेक्स्ट काम ख़त्म कब हो रहा है? 0.4 पे ख़त्म हो रहा है। तो इन दैट केस 0.8 पे चालू किया, 0.4 मिनट हमको लग रहे हैं ख़त्म करने में, तो टोटल टाइम कितना लग गया एंडिंग का? 1.2 मिनट्स। 1.2 मिनट्स पे ख़त्म हुआ, थर्ड काम 1 मिनट पे आ रहा है। स्टार्ट कब होगा? 1.2 मिनट्स पे स्टार्ट होगा, और इस काम में हमको कितना देर लग रहा है? 0.4 मिनट्स। सो 1.2 मिनट पे स्टार्ट हुआ, 0.4 मिनट्स लगे, तो टोटल 1.6 मिनट्स पे ये काम ख़त्म होगा।
नेक्स्ट काम 1.6 मिनट 1.5 मिनट पे आ चुका है, लेकिन चालू कब होगा 1.6 मिनट पे, क्योंकि हमारा एक्टिविटी बी खाली ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 1.6 मिनट पे चालू हुआ। फोर्थ काम ख़त्म कब हो रहा है 0.9 पे ख़त्म हो रहा है। सो 0.9 मिनट लग रहे हैं। 1.6 पे स्टार्ट किया, 0.9 मिनट लगा के 2.5 पे ख़त्म किया। ठीक, 2.5 पे ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट काम 2.1 पे आ गया। स्टार्ट कब होगा 2.5 मिनट्स पे स्टार्ट होगा, और इसमें कितना टाइम लग रहा है 0.4 मिनट्स लग रहे हैं। सो 2.5 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 2.9 मिनट्स। नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास है 0.6 मिनट्स लग रहे हैं सिक्स्थ वाले काम को, है ना। सिक्स्थ वाला काम स्टार्ट कब होगा 2.9 पे मेरा ख़त्म हो रहा है फिफ्थ वाला काम, लेकिन ये कब से आके बैठा है 2.6 पे। काम कब चालू हो सकता है 2.9 पे, और इसको ख़त्म करने में लग कितना टाइम रहा है 0.6 मिनट्स। सो 2.9 प्लस 0.6 करोगे तो 3.5 मिनट पे मेरा टोटल काम 6 पार्ट्स का ख़त्म हो रहा है। ठीक, अब मेरे को एक्टिविटी बी का आइडल टाइम निकालना है। आइडल टाइम क्या होता है, जब एक्टिविटी बी खाली बैठा है, तो देखो यार एक्टिविटी बी तो 0 मिनट से ही स्टार्ट हो गया था, तो स्टार्टिंग में कोई भी वो खाली नहीं बैठा। उसके बाद अगर आप देखो तो 0.5 पे काम ख़त्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट वाला कब आ रहा है 0.8 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 0.3 मिनट एक्टिविटी बी को खाली रहना पड़ा, है ना। नेक्स्ट सिचुएशन पे 1.2 पे काम खत्म हुआ, नेक्स्ट काम 1.2 पे चालू हुआ, तो यहाँ पे कोई भी आइडल टाइम नहीं है। 1.6 पे काम खत्म हुआ, 1.6 पे चालू हुआ, कोई आइडल टाइम नहीं है। 2.5 पे ख़त्म हुआ, 2.5 पे चालू हुआ, नो आइडल टाइम। 2.9 पे ख़त्म हुआ, 2.9 पे चालू हुआ, नो आइडल टाइम। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही आइडल टाइम यहाँ पे अवेलेबल है 0.3 का। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में वेटिंग टाइम ऑफ पार्ट, कितना वेट करना पड़ रहा है हमारे हर एक पार्ट को। देखो सबसे पहले सिचुएशन में अगर आप देखो तो इसको तो कुछ वेट नहीं करना पड़ा, ये आया 0 को 0 में इसका काम चालू हो गया, है ना। सो फर्स्ट वाले में कोई भी वेटिंग टाइम नहीं। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखो तो 0.8 को आए थे, 0.8 को काम चालू हो गया, बहुत ही बढ़िया। 1 को आए थे लेकिन 1.2 को चालू हुआ, तो 0.2 मिनट वेट करना पड़ा। नेक्स्ट 1.5 को आए थे, 1.6 को काम चालू हुआ, 0.1 वेट करना पड़ा। 2.1 को आए थे, 2.5 को काम चालू हुआ, 0.4 मिनट्स वेट करने पड़े। एंड लास्ट 2.6 को आए थे, 2.9 को काम चालू हुआ, 0.3 मिनट्स वेट करना पड़ा। नंबर ऑफ पार्ट्स वेटिंग, कितने पार्ट्स वेट कर रहे हैं बताओ। फर्स्ट सिचुएशन में तो वेटिंग टाइम ही नहीं है, तो कोई भी वेट नहीं कर रहा। सेकंड में भी कोई वेट नहीं कर रहा। थर्ड वाले सिचुएशन में 0.2 मिनट वेट करना पड़ रहा है। देखो यार ये वाला काम 1.6 को ख़त्म हुआ, ये काम कब आया 1.5 को आया, उसके बाद वाला काम कब आया 2.1 को आया। इन दैट केस 1.6 मिनट्स तक किसको रुकना पड़ा, सिर्फ फोर्थ वाले को, क्योंकि फिफ्थ वाला तो आ ही 2.1 मिनट पे रहा है, तो उसको इसकी वजह से कोई भी वेटिंग टाइम नहीं लगा। थर्ड वाले पार्ट की वजह से फिफ्थ वाले पार्ट का कोई भी वेटिंग टाइम नहीं लगा, सिर्फ फोर्थ वाले का लगा, तो फोर्थ वाला मतलब एक पार्ट यहाँ पे वेट करा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाले पार्ट में 2.5 को काम खत्म हो रहा है, लेकिन इसके आगे अगर आप देखोगे तो 2.1 को मेरा काम आ चुका है ना, और 2.6 को आ रहा है। 2.6 तो भाई 2.5 के बाद ही आता है। इन दैट केस सिक्स्थ वाले पार्ट को तो कोई भी वेटिंग टाइम नहीं लगा। किसको लगा वेटिंग टाइम, ड्यू टू फोर्थ वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ वाले पार्ट को वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे भी जो वेटिंग है वो सिर्फ एक ही पार्ट का है। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर आप देखो तो 2.9 पे काम खत्म हो रहा है, इसके आगे का भी हमको देखना पड़ेगा ताकि चीज़ें पता चले, है ना। 7th 8th और 9th एक्टिविटी बी के लिए अवेलेबल होंगे, वो हमें पता करना पड़ेगा। सो अगर आप देखो तो 7th वाली सिचुएशन ये है, 8th वाला ये है, 9th वाला ये है ना। 6th वाला कब एक्टिविटी ए के अंदर ख़त्म हो रहा है 2.6 मिनट्स पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद 7th वाले को परफॉर्म किया जाएगा, 7th वाले को 0.3 मिनट्स लग रहे हैं, तो ये कब खत्म होगा 2.9 पे ख़त्म होगा। सिमिलर वे में 8th वाले को अगर हम देखें तो इसको भी 0.3 मिनट्स लग रहे हैं, ये कब खत्म होगा 3.2 पे ख़त्म होगा। और 9th वाले को 7 मिनट्स लग रहे हैं, तो ये कब खत्म होगा 0.7 मिनट्स लग रहे हैं, तो ये 3.9 पे ख़त्म होगा। सो 2.9 3.2 3.9 पे ये अवेलेबल होंगे एक्टिविटी बी के लिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर हम देखना चाहें कि हमारा जो फिफ्थ वाला एक्टिविटी है, फिफ्थ वाला पार्ट है, वो 2.9 को ख़त्म हो रहा है। 2.9 को ख़त्म हो रहा है तो इसकी वजह से किसको किसको वेट करना पड़ रहा है। पहला तो ये 2.6 वाला एक्टिविटी 6 को वेट करना पड़ रहा है।
सेवेंथ वाले पे 2.9 आ रहा है, 2.9 आ रहा है ना भाई, ये भी तो 2.9 को खत्म हो रहा है। इन दैट केस पार्ट 5 की वजह से सेवेंथ वाले को वेट नहीं करना पड़ा, ये जब आएगा तभी इसको काम मिल जाएगा। पार्ट 5 की वजह से इसको वेट नहीं करना पड़ रहा, भले आगे की एक्टिविटीज़ की वजह से वेट करना पड़ सकता है, लेकिन पार्ट 5 की वजह से वेट नहीं करना पड़ रहा। सिर्फ किसको वेट करना पड़ रहा है? 6th वाले पार्ट को। इन दैट केस यहाँ पे 1 वेटिंग है। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर आप देखो तो 3.5 आ रहा है, 3.5 में मेरा एक्टिविटी 6 खत्म होगा। एक्टिविटी 6 की वजह से किसको वेट करना पड़ रहा है? 2.9 पे 7th वाला एक्टिविटी आ जाएगा, लेकिन 3.5 पे 6 खत्म हो रहा है, तो इसकी वजह से इसको वेट करना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक्टिविटी पार्ट 8 3.2 पे आ जाएगा, इसको भी वेट करना पड़ रहा है क्योंकि 3.5 पे 6th वाली एक्टिविटी खत्म हो रही है, तो ये भी वेट करेगा। 3.9 पे एक्टिविटी 9 आ रहा है, ये तो बाद नहीं आ रहा है। इन दैट केस इसका कोई भी वेटिंग नहीं है, हमारे पास 6th पार्ट के लिए 2 वेटिंग आ गए। डन। तो हमने नंबर ऑफ पार्ट्स वेटिंग एट बी एंड टाइम ये भी देख लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको टोटल कर लेना चाहिए ना। पहला तो मेरा जब एंडिंग टाइम क्या है, एक्टिविटी एंडिंग टाइम, मतलब सारी जो 6 पार्ट्स की एक्टिविटी थी वो हमने कब ख़त्म की? 3.5 मिनट्स पे ख़त्म की। मेरा आइडल टाइम कितना आ रहा है? 0.3 मिनट्स का आ रहा है। वेटिंग टाइम कितना आ रहा है? 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.3 विच इज़ इक्वल टू 1 मिनट का टोटल वेटिंग टाइम आ रहा है। मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या था? मुझे क्वेश्चन में निकालने बोला था आइडल टाइम, वेटिंग टाइम, नंबर ऑफ पार्ट्स वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अब मुझे पूछा जा रहा है एवरेज लेंथ ऑफ द वेटिंग लाइन अहेड ऑफ बी। कितना एवरेज लेंथ होगा वेटिंग लाइन का वो मुझे बताना है। कैसे कैलकुलेट होगा? मुझे देखना होगा कि टोटल वेटिंग टाइम कितना है 1 मिनट का, और टोटल एक्टिविटी का टाइम कितना है 3.5 मिनट्स का। जैसे हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन किया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। सो 1 डिवाइडेड बाय 3.5 विच इज़ इक्वल टू 0.2857 मेरा एवरेज लेंथ है ऑफ वेटिंग लाइन, ठीक है। नेक्स्ट मुझे पूछा जा रहा है एवरेज आउटपुट पर आवर ऑफ द असेंबली लाइन कितना होगा, एवरेज आउटपुट कितना होगा। सो हमने कितने यूनिट्स का साइमुलेशन किया है? 6 यूनिट्स का साइमुलेशन किया है। डिवाइडेड बाय 6 यूनिट्स को कंप्लीट करने में कितना मिनट लग रहा है? 3.5 मिनट लग रहा है। मल्टीप्लाइड बाय मुझे ऑन एन एवरेज आउटपुट पर आवर जानना है। ये 3.5 मिनट्स में मैं अगर 6 यूनिट्स बना रही हूँ तो 60 मिनट में मैं कितने बना रही हूँ आराम से निकाल सकती हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 102.857 यूनिट्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमको ये कैलकुलेशन करना था फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, empirical data collected on the time required to weld a transformer bracket were recorded to the nearest 1/4 minute as shown in the accompanying table। तो मेरे को वेल्डिंग का टाइम दिया हुआ है कि लेस देन 0.25 टाइम लग रहा है और उसके कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सिमिलर वे में आगे की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नोट्स में दिया हुआ है ना, उसमें 2.75 कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मुलेट अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज टर्म्स। तो मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो एट लास्ट मेरे को यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन ये जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होगी वो परसेंटेज फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हर बार जो हमारा डिमांड सप्लाई ये सारी चीज़ें दी होती थी वो एक नंबर में दी होती थी, लेकिन यहाँ पे लेस देन वाले फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, सेम चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। वेल्ड टाइम हमको दिया हुआ है पहले, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। वेल्ड टाइम कितना है? लेस देन 0.25। नेक्स्ट सिचुएशन पे है 0.25 लेस देन 0.75। नेक्स्ट 0.75 लेस देन 1.25। 1.25 लेस देन 1.75। 1.75 लेस देन 2.25। 2.25 लेस देन 2.75 एंड लास्ट 2.75 लेस देन 3.25, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 0, 24, 42, 72, 38, 14, 10।
अब इससे हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एट लास्ट मेरे क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसी होती है। तो फ्रिक्वेंसी की मदद से मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ। क्या करना होगा, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, है ना। तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी करो, कितना हो रहा है, 24, 42, 72, 38, 14, 10 विच इज़ इक्वल टू 200। सो 0 डिवाइडेड बाय 200 निल हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 200 इज़ 0.12। नेक्स्ट 42 डिवाइडेड बाय 200 इज़ 0.21। 72 divided by 200 0.36, 38 divided by 200 0.19, 14 divided by 200 0.07 and at last 10 divided by 200 which is equal to 0.05। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज टर्म्स में निकालना है ना। तो अगर मैं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 0.12 है तो 0.12 को हम 12% लिख सकते हैं, तो ये 12% बन गया। ये 21%, 36%, 19%, 7% एंड एट लास्ट 5%। अब इसी की मदद से मैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी परसेंटेज बेसिस में निकाल सकती हूँ, है ना। सो फर्स्ट वाले सिचुएशन में 0 आएगा। नेक्स्ट 12, 21 प्लस 12 कितना होगा, 33, 33 प्लस 36 इज 69, 69 प्लस 19 इज 88, 88 plus 7 is 95 and at last 95 plus 5 is 100। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमने परसेंटेज में निकाल ली। अब देखो यार, यहाँ पे ना हमको एक और चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ती है विच इज़ अपर क्लास का बाउंड्री कितना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो लेस देन वाले साइन में सब कुछ दिया हुआ है, तो ये मेरा अपर क्लास है। अपर क्लास बाउंड्री कितनी है मेरी, 0.25 है फर्स्ट सिचुएशन में। नेक्स्ट सिचुएशन में कितनी है, 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, 2.75 एंड 3.25। ठीक है, अब जो मेरे पास ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आया है, क्या ये एक पर्टिकुलर नंबर के लिए आया है क्या, नहीं, ये आया है लेस देन 0.25, लेस देन 0.75, इन सब के लिए। इन दैट केस मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन अपर क्लास बाउंड्री है, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी लेस देन अपर क्लास बाउंड्री के लिए है। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। अब मुझे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, तो मैंने पहला काम तो कर लिया, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज टर्म्स शो करना था, वो हमने शो कर दिया। इसके बाद ग्राफ्स बनाने हैं जिसमें मेरे को फ्रीक्वेंसी शो करना है और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो मैं जो ग्राफ बनाऊंगी जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी शो कर रही होंगी, वो ग्राफ में हम किसके सामने सारा प्लॉटिंग करेंगे, लेस देन 0.25 है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक रेंज में प्लॉटिंग कर सकती हूँ कि 0 से लेके लेस देन 0.25 तक मेरा 0 वैल्यू है। नेक्स्ट 0.25 से लेके लेस देन 0.75 तक मेरा 24 वैल्यू है। ठीक है, 0.75 से लेके लेस देन 1.25 तक मेरी 42 वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ जिसमें मैंने वेल टाइम शो किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी शो किया, इसका ग्राफ बनाना था। तो अब मेरा अगर फर्स्ट सिचुएशन देखोगे तो लेस देन 0.25 है, लेस देन 0.25 की वैल्यू ही 0 है, तो इसको मैं शो नहीं करूँगी तो भी चलेगा, क्योंकि कैसे ही शो करोगे, लेस देन 0.25 एट लास्ट यहीं पे आने वाला है ना। नेक्स्ट 0.25 से लेके लेस देन 0.75 है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, तो 0.25 से लेके लेस देन 0.75, तो हमने चालू किया 0.25 से और जस्ट 0.75 के थोड़ा सा पहले मैंने लाइन खींच दिया। 0.75 एक्चुअली यहाँ पे है, मैंने उससे जस्ट थोड़ा सा पहले लाइन खींच दिया। ठीक है, तो ये मेरे को क्या शो कर रहा है, 0.25 से लेके लेस देन 0.75 का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन पे देखो, 0.75 से लेके लेस देन 1.25 है, वैल्यू कितनी है 42। सो मार्क करेंगे हम 42 के सामने, 42 के सामने हमने मार्क किया और स्टार्ट कब से किया, 0.75 से स्टार्ट करके ख़त्म कब किया, 1.25 से जस्ट पहले। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन 1.25 से लेस देन 1.75, 72। सो 1.25 से 1.75, 1.75 के जस्ट पहले ख़त्म किया और मार्क कहाँ तक किया, 72 तक मार्क किया। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन 1.75, 2.25, 38, 1.75, 2.25 एंड 38 समवॉट हियर आएगा, है ना। और हमने ख़त्म कब किया है, 2.25 से जस्ट पहले। सिमिलर वे में आप आगे की सिचुएशन का फ्रीक्वेंसी शो कर दोगे। डन, आसान है फ्रीक्वेंसी शो करना।
नेक्स्ट मुझे बोल रहा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो करना है। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये क्यूमुलेटिव वाली प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे निकाल ली है, इसको मैं कैसे शो करूँ? तो जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? लेस देन अपर क्लास बाउंड्री के हिसाब से है ना। सो अपर क्लास बाउंड्री को एज बेस बना के आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को शो करोगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी पूरे रेंज की नहीं होती, एक पर्टिकुलर नंबर की होती है। तो इसीलिए हम शो कर रहे हैं उन नंबर्स के पास जिससे लेस देन हमारी ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, सो 0 वाला कहीं शो करना है, 0 वाला 0.25 पे शो करना है ना। सो 0.25 पे 0। नेक्स्ट 12 0.75 पे 12.75 पे मार्क किया हमने। नेक्स्ट 33 1.25 पे 1.25 पे 33 मार्क किया। नेक्स्ट 69 1.75 पे 69 1.75 पे मार्क किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और अपर क्लास बाउंड्री के हिसाब से ये वाला टेबल बनाना है। डन, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? अ साइमुलेशन इज टू बी कंडक्टेड यूजिंग रैंडम नंबर्स। व्हाट साइमुलेटेड वेल टाइम टू द नियरेस्ट 0.25 मिनट्स वुड रिजल्ट फ्रॉम द रैंडम नंबर ऑफ 25, 90 एंड 59। तो 3 रैंडम नंबर मुझे दिए हुए हैं, इसके हिसाब से साइमुलेटेड वैल्यूज़ मुझे निकालनी है। एंड व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द टाइम एक्सीड्स 2 मिनट्स, ये भी मुझे फाइंड आउट करना है। अब रैंडम नंबर तो है, रैंडम नंबर की वैल्यूज़ किससे निकलती है? रेंज से निकलती है। तो अगर मैं ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की मदद से रेंज निकालना चाहूँ तो फर्स्ट वाले सिचुएशन में 0 आएगा, नेक्स्ट वाले सिचुएशन में 0 से 11 आएगा, नेक्स्ट वाले सिचुएशन में 12 से 32 आएगा। 25 12 से 32 के बीच में आ रहा है, मतलब इसके सामने वाली वैल्यू होगी जो कितनी है? 0.75 इज लेस देन 1.25। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि मुझे साइमुलेटेड वेल टाइम पता करना है टू द नियरेस्ट 0.25 मिनट्स। मेरे को एग्जैक्ट नंबर में पता करना पड़ेगा कि टू द नियरेस्ट 0.25 मिनट कितना वेल्ड टाइम मेरे को लग रहा है इस पर्टिकुलर रैंडम नंबर के लिए। तो मतलब ये टेबल तो काम नहीं कर रहा, ना ही यहाँ रेंज लिखने से कोई फ़ायदा होगा। तो क्या करें? तो देखो हमारा रैंडम नंबर कितना है? 25। तो 25 को हम हमारे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टाइम वैल्यूज़ वाले ग्राफ में शो करेंगे। 25 किधर आएगा? यहाँ पे आएगा, है ना। सो ये 25 आया। 25 मेरी लाइन को कहाँ छू रहा है? समवॉट ईयर छू रहा है ना। तो इससे अगर मैं नीचे जाना चाहूँ तो मैं कुछ यहाँ पे आऊँगी, और ये किसके पास है? नियरेस्ट 1.25 लेना है ना। तो नियरेस्ट किसके है? 1 के है। तो इन दैट केस फर्स्ट वाली सिचुएशन में रैंडम नंबर 25 पे मेरा 1 मिनट आ रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन है 90 मेरा रैंडम नंबर है। 90 में अगर हम मार्क करें तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। इससे नीचे अगर आप जाओगे तो आपका यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, और ये किसके नियरेस्ट है? 2.5 के नियरेस्ट है। इन दैट केस 90 के लिए 2.5 मिनट्स। वहीं 59 के लिए अगर हम निकालें, सो 59 हमारा थोड़ा सा 60 से जस्ट नीचे आएगा। नीचे आ जाओ यार। और यहाँ से हम ड्रॉ करें अगर, सो हमारी वैल्यू इधर आ रही है ना। अगर आप देखो तो थोड़ा सा इधर आ रहा है, मतलब 1.5 हमारी वैल्यू बनेगी, है ना। सो 59 के केस में 1.5 मिनट। डन। इस तरीके से आपको रैंडम नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द टाइम एक्सीड्स 2 मिनट्स। तो देखो यार, यहाँ पे मेरे को वेल टाइम दिया हुआ है। वेल टाइम में अगर आप देखो तो 1.75 इज लेस देन 2.25 आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा 2 का वैल्यू भी होगा, 2 से ज़्यादा का वैल्यू भी होगा, और थोड़ा 2 से कम का भी वैल्यू होगा। मैं पता कर सकती हूँ क्या इसमें से 2 से ज़्यादा का कितना है, 2 से कम का कितना है? नहीं पता कर सकते। इन दैट केस हम डायरेक्टली इससे आगे की वैल्यूज़ को देखेंगे जो 2 से ज़्यादा ही हैं। ये सब ज़्यादा है 2 से, तो इनका मुझे परसेंटेज देखना है। तो इससे पहले तक का अगर आप परसेंटेज देखो तो कितना है? 88% है, और मैक्सिमम हमारा कितना है? 100%। तो 100 माइनस 88 करूँगी तो मेरे को इसका परसेंटेज पता चल जाएगा। कितना परसेंट है? 12%। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, 7 + 5 टोटल कितना हो रहा है? 12% हो रहा है इन दोनों के लिए, जहाँ पे हम 2 मिनट से एक्सीड कर रहे हैं। तो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द टाइम एक्सीड्स 2 मिनट? 12%। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन और साइमुलेशन पूरा खत्म किया। आप आई विल सजेस्ट यू कि जो हमारे स्टडी मैट में और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, उनको भी प्रैक्टिस करो और इनको भी करो, क्योंकि साइमुलेशन इज लाइक हमने अभी देखा कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। तो बेटर क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर ग्रिप आएगा। और एट लास्ट कुछ अलग तो नहीं करना, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही करना है। चीज़ें सिंपल हो जाती है अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, साइमुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।